हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जो एमपीपीएससी और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सभी में आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि हमारी इस सीरीज में हमने मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक जो है वो कल से पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमने जो चंबल नदी थी वो हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आज हमारी जो सहायक नदियां है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मैप बना ले फटाफट से, और उसमें थोड़ा चंबल नदी को मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसकी सहायक नदियों को। तो हमको सबसे पहले एमपी का मैप बनाना है फटाफट से। तो आप फटाफट से एमपी का मैप बना लें। तो मैप बना के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीजें क्या होगी, याद होगी। ठीक है, मैप से चीजें आसानी से याद होती है। आप देखेंगे कल हमने जो हमारी कल की क्लास थी उसमें क्या किया था, चंबल नदी को पढ़ा था। तो आप देखेंगे चंबल नदी महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। आपको इंदौर में क्या मिलेगी, यहाँ इंदौर आपको पड़ेगा और यहाँ मिलेगी आपको क्या, चंबल नदी। तो आप देखेंगे चंबल नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है, महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ये राजस्थान में होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में क्या करती है, चंबल नदी सॉरी यमुना नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो आप देखेंगे ये चंबल नदी है। ठीक है, कहाँ से निकल रही है ये नदी, तो आप लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। महू में जाना पाव पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर इंदौर के पास। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लंबाई अगर हम देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देखेंगे चंबल नदी की लंबाई कितनी देखने को मिलेगी, 965 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, चंबल नदी की अब सहायक नदियों की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक तो क्षिप्रा नदी देखने को मिलेगी जो उज्जैन में जाकर के इससे मिल जाएगी। ठीक है, ये भी इंदौर से ही आपको निकलती हुई दिखेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से क्या होगा, इसका उद्गम होगा। इस तरीके से ये प्रवाहित होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पार्वती नदी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप देख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ये कौन सी है, काली सिंध नदी, और ये नदी जो है ये कौन सी है, पार्वती नदी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम देखेंगे आप, तो ये आपका जो देवास का बागली गांव है वहां से क्या होती है, काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, काली सिंध नदी का। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आस्टा सीहोर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी नदी, पार्वती नदी। उसके बाद आप इसकी जो एक और सहायक नदी है सिंध नदी, वो जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर विदिशा देखने को मिलेगा। तो विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है कौन सी नदी, विदिशा के सिरोंज से निकलती है हमारी सिंध नदी। कौन सी नदी, सिंध नदी। और ये गुना को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर विदिशा सिरोंज से निकलती है कौन सी नदी, हमारी सिंध नदी। ठीक है, तो ये जो है हमारी चंबल नदी की सहायक नदियां है, झुंड में जाके क्या करती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे से क्या करना है, एक एक नदी को क्या करना है, पढ़ना है। चंबल नदी को हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज हम जिसके के आगे की नदियां है, चित्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और सिंध नदी, इनको क्या करेंगे, इसका हर एक पॉइंट लिखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे कौन सी नदी, काली सिंध नदी। तो आप देखेंगे काली सिंध नदी का उद्गम आप देखेंगे देवास के बागली गांव से हुआ है। ठीक है, 195 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है, लंबाई है। और ये क्या करती है, राजस्थान में जाकर किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले कौन सी नदी, काली सिंध नदी। ठीक है, तो आप देखिए काली सिंध नदी हमने पढ़ा। काली सिंध नदी सबसे पहले तो उद्गम इसका कहाँ से हुआ है, तो आप देखेंगे देवास यहाँ पर आपको मिलेगा इंदौर के पास। तो देवास के बागली गांव से क्या होता है, जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम होता है। उसके बाद ये यहाँ पर जो है हमारा राजगढ़, शाजापुर और अगर मालवा बहते हुए कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जाकर ये कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर। और राजस्थान में क्या होती है, ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है,
उसके बाद हमको नेक्स्ट हेडिंग डालना है हमारी पार्वती नदी। तो आप हेडिंग डालेंगे पार्वती नदी, तो आप देखेंगे पार्वती नदी का हेडिंग डाल के लिखेंगे कहाँ से निकलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सीहोर देखने को मिलेगा भोपाल के पास। तो सीहोर के आष्टा से, सीहोर के पास आपको भोपाल के पास आष्टा मिलेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कौन सी नदी, आप लिखेंगे पार्वती नदी। ठीक है, क्या लिखेंगे, पार्वती नदी। तो पार्वती नदी हेडिंग डालेंगे, डालेंगे हेडिंग पार्वती नदी। ठीक है, अब पार्वती नदी में हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो आप देखेंगे कि पार्वती नदी जो है, आप देखेंगे इसका उद्गम यहां से हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देवास, देवास से तो आपको कौन सी नदी निकल रही है, कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, काली सिंध नदी का। और यहाँ पर आपको मिलेगा आस्था, जो कहाँ पर आता है, सीहोर में, सीहोर जिले में आता है आस्था। तो यहाँ से आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, पार्वती नदी। तो आप लिखेंगे इसका उद्गम। तो इसके उद्गम में आपको क्या लिखना है कि इसका उद्गम कहाँ हुआ है, आस्था, कहाँ से, आस्था से हुआ है, जो कहाँ पर आता है, सीहोर जिले में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसका समापन कहाँ हो रहा है। तो समापन आप लिख लेंगे कि इसका समापन जो है, ये कुछ छोटी नदियां हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका समापन, आप देखेंगे राजस्थान में भी प्रवाहित होती है ये। तो वही राजस्थान में कहाँ हो जाता है, चंबल नदी में, राजस्थान में चंबल नदी में। ठीक है, कहाँ होता है, राजस्थान में चंबल नदी में। इसमें आप जो है कुछ फैक्ट एक ये भी लिख लेंगे याद करने के लिए कि चंबल नदी की ये क्या है, सहायक नदी है। काली सिंध नदी में भी आप लिखेंगे कि काली सिंध नदी भी चंबल नदी की क्या है, एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कि चंबल नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी। और इसके अलावा एक और फैक्ट आपको इसमें ये लिखना है कि पार्वती नदी जो है, पार्वती नदी को जो कालिदास का जो ग्रंथ है मेघदूत, उसमें निर्विंध्या कहा गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मेघदूत में, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी को निर्विंध्या भी कहा जाता है, तो मेघदूत में कौन सी, पार्वती नदी को, पार्वती नदी को निर्विंध्या भी कहा गया है, निर्विंध्या भी कहा गया है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, पार्वती नदी आस्था के सीहोर से निकलती है, इसका समापन देखेंगे आप बूंदी, राजस्थान में क्या हो जाता है, चंबल नदी में ये समाहित हो जाती है। इसको निर्विंध्या कहा गया है मेघदूत में। ठीक है, और इसके अलावा ये चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। ऐसे ही आपको जो काली सिंध नदी हमने देखी थी, तो काली सिंध नदी में भी एक फैक्ट आप ऐड कर लेंगे कि काली सिंध नदी क्या है, चंबल नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, जब आप चंबल नदी पढ़े, काली सिंध नदी पढ़े, दोनों में एक फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूरा मैप से पढ़ाया है पूरी नदियां। ठीक है, तो हमारी हो गई है और चंबल नदी, उसके बाद पार्वती नदी और काली सिंध नदी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कुछ छोटी नदियां हैं जैसे छिप्रा नदी। ठीक है, छिप्रा नदी हम पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे छिप्रा नदी, तो आप लिखेंगे छिप्रा नदी। उसके बाद इसकी और एक सहायक नदी कौन सी आपको देखने को मिलेगी, छिप्रा नदी के बाद यहाँ पर उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी कौन सी नदी, छिप्रा नदी। तो छिप्रा नदी डालेंगे हेडिंग। हम पूरी चंबल नदी और उसकी पूरी सहायक नदियां, ठीक है, एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे छिप्रा नदी। तो छिप्रा नदी में वही सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, यही लिखना है। तो छिप्रा नदी में सबसे पहले आपको यही पॉइंट डालना है कि उद्गम कहाँ से हुआ है छिप्रा नदी का। सॉरी, तो आप हेडिंग डालेंगे। तो छिप्रा नदी भी आप देखेंगे कि छिप्रा नदी का जो उद्गम है, तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंदौर देखने को मिलेगा। तो इंदौर के काकरी बड़ी पहाड़ी से होता है, काकरी बरडी पहाड़ी, कहाँ पर, इंदौर में।
इंदौर से इसका उद्गम होता है, फिर ये उज्जैन में जाती है, ठीक है, और उज्जैन में जाकर उसके बाद ये किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद आप देख लें, इसकी लंबाई लिख लें कि इसकी लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई आपको लगभग देखने को मिलेगी 195 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलेगी, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। आप देखेंगे इसका समापन कहाँ होता है, तो आप देखेंगे ये उज्जैन जो है, उज्जैन जो नगरी है, महाकाल की नगरी, वो आप देखेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। जो उज्जैन है हमारा पूरा कहाँ पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे जाकर क्षिप्रा नदी कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में समाहित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि चंबल नदी सॉरी क्षिप्रा नदी का जो समापन है वो कहाँ पर है, चंबल नदी में। तो आप समापन में लिखेंगे कि आगे मंदसौर में जाकर किसमें मिल जाती है, यहाँ मंदसौर वाले क्षेत्र में, ठीक है, किससे मिल जाती है। तो आप देखेंगे इसका समापन होता है मंदसौर में, क्षिप्रा नदी में, सॉरी मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। क्या होती है, समापन कहाँ हो जाता है, आप देखेंगे जो मंदसौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मंदसौर जिले में चंबल नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, क्षिप्रा नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिख लेना है। इसके बाद क्षिप्रा नदी के इसे क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर आप देखेंगे तो आपको उज्जैन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक फैक्ट जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है। तो आप लिखेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है, यहाँ पर मालवा वाले एरिया में। तो आप देखेंगे कि क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है। हाथों हाथ हमको लिखते भी जाना है और रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी का हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो आप देखेंगे क्षिप्रा नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा काकरी बरडी पहाड़ी जो इंदौर में है, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी लंबाई आप देखेंगे 195 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके समापन की अगर हम बात करें तो इसका समापन कहाँ होता है, तो आप देखेंगे कि क्षिप्रा नदी उज्जैन के बाद जो है कहाँ जाती है, मंदसौर, और मंदसौर में जाकर ये क्या करती है, चंबल नदी में समाहित हो जाती है। तो आप देखेंगे इसका समापन कहाँ हो जाता है, चंबल नदी में हो जाता है। उसके बाद जो उज्जैन है इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है और जो महाकालेश्वर मंदिर है, हमारा महाकालेश्वर मंदिर, वो क्षिप्रा नदी के तट पर ही है, ठीक है। और क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी क्षिप्रा नदी। अब हमारी कौन सी नदी बचती है, हम देखेंगे कि हमारी एक जो सिंध नदी है, ठीक है, ये सिंध नदी ये नीचे से निकलती है, ठीक है, थोड़ी यहाँ से नहीं निकलती है, गुना को दो भागों में विभाजित करती है। आप देखेंगे कि जो विदिशा वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है कौन सी नदी, सिंध नदी। तो यहाँ निकलेंगे सिंध नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंध नदी हेडिंग डालेंगे और सिंध नदी जल्दी से हेडिंग डाल के हमको क्या लिखना है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, कौन कौन से जिलों या शहरों से प्रवाहित होती है ये, और इसका समापन कहाँ पर होता है। तो सिंध नदी हेडिंग डालेंगे आप, फटाफट से सिंध नदी हेडिंग डालें और सिंध नदी में लिखेंगे हम, यहाँ पर विदिशा आपको देखने को मिलेगा। फटाफट पहले मैप, आप चाहे तो एक ही मैप में करें या अलग अलग मैप, लेकिन आपको एक ही मैप में थोड़ा मैप बड़ा बनाना है और उसमें क्या करना है, नदियों को ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें, कौन सी नदी हमारी, सिंध नदी। सिंध नदी आप कहाँ से निकलती है, तो सिंध नदी की अगर हम बात करें तो जो विदिशा है, विदिशा की जो सिरोंज तहसील है वहां से आपको क्या मिलेगी, सिंध नदी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिख लें, ये रहा आपका क्या, विदिशा, सिरोंज, विदिशा। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रही है, ये यहाँ से निकल रही है हमारी कौन सी नदी, सिंध नदी, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसका उद्गम, सबसे पहले हेडिंग डालें सिंध नदी। तो ये हमने हेडिंग डाली सिंध नदी, ठीक है।
अब आप देखिए कि सिंध नदी का उद्गम उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप फटाफट से लिखेंगे सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आप देखेंगे सिंध नदी का जो उद्गम है आपको देखने को मिलेगा यहाँ सिरोंज विदिशा से। तो लिखेंगे सिरोंज विदिशा से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सिंध नदी है उसकी लंबाई क्या है, और सिंध नदी की भी क्या आपको देखने को मिलेगी, सहायक नदियां देखने को मिलेगी। तो सिंध नदी की लंबाई की बात करें हम, तो सिंध नदी की लंबाई जो है आपको देखने को मिलेगी कितनी, तो 470 470 470 किलोमीटर क्या देखने को मिलेगी आपको, सिंध नदी की लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ सिरोंज से निकल रही है और आप इतनी लंबाई में बहते हुए यहाँ पर जाकर क्या हो रही है, चंबल नदी में समाहित हो रही है, जिसकी लंबाई कितनी है 470 किलोमीटर। उसके बाद आप देख लें कि इसकी सहायक नदियां भी है कुछ, जो सिंध नदी है हमारी इसकी सहायक नदियां भी है। तो आप इसकी सहायक नदियां लिखेंगे कि कौन कौन सी सहायक नदियां है, तो आप लिखेंगे सहायक नदियां, छोटी छोटी सी सहायक नदियां है इसकी। तो आप देखेंगे कि कुंवारी नदी एक, ठीक है, जो आपको ऊपर उत्तर वाले एरिया में देखने को मिलेगी, तो कुंवारी नदी, फिर पाहुज नदी, पाहुज नदी ये क्या है इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, और उसके बाद माहुर नदी भी है, ये बिल्कुल छोटी छोटी नदियां हैं जो क्या होती है सिंध नदी में, मतलब उसके साथ प्रवाहित होती है, उसकी सहायक नदियां है। ठीक है, तो ये सहायक नदियां लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे प्रमुख नगर या शहर कौन कौन से हैं इसके किनारे। तो आप देखेंगे विदिशा के सिरों से निकल रही है ये नदी, तो आप देखेंगे गुना, विदिशा के बाद आप देखेंगे गुना जाएगी आगे, गुना को 2 भागों में विभाजित करेगी ये नदी। ठीक है, उसके बाद आगे जाएगी शिवपुरी, उसके बाद आप देखेंगे गुना शिवपुरी, उसके बाद आप देखेंगे दतिया वाला क्षेत्र, और उसके बाद भिंड, दतिया और भिंड। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टार बना के लिख लें कि जो सिंध नदी है वो क्या करती है, गुना को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आप यहाँ पर स्टार बना के लिख लें कि सिंध नदी गुना को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बहती है, गुना, यहाँ पे गुना आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप शिवपुरी जाएंगे, दतिया जाएंगे और मुरैना। तो आपको गुना, शिवपुरी, दतिया और मुरैना, ये सॉरी भिंड, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, सिंध नदी, और ये भिंड में जाकर क्या हो जाती है, चंबल नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी नदी, सिंध नदी। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग हमारी जो है चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे सिवना नदी है, तो सिवना नदी में आपको ये याद रखना है कि सिवना नदी जो है वो मंदसौर में सबसे पहले तो बहती है। मंदसौर जो है वो सिवना नदी के तट पर स्थित है, और सिवना नदी जो है वो क्या है, चंबल नदी की सहायक नदी है। ऐसे ही आप पूनो नदी की बात करेंगे, तो पूनो नदी जो है उसका जो एरिया है वो आप देखेंगे श्योपुर जिले में प्रवाहित होती है, और ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये छोटी नदियां हैं, तो इनको आप इस तरीके से याद रख लें। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है कंप्लीट, जो हमारा चंबल नदी वाला जो उसकी सहायक नदी उसका अफवाह तंत्र है वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे यहाँ पर उत्तर की ओर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बेतवा नदी मिलेगी। ठीक है, रायसेन से निकलती है बेतवा नदी। उसके बाद आपको कटनी से मिलेगी केन नदी। ठीक है, उसके बाद टोंस और सोन, तो आप टोंस नदी और सोन नदी को आप देखेंगे तो टोंस और सोन नदी जो है वो क्या होती है, डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन अगर आप केन नदी की बात करेंगे तो जो केन नदी है वो क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको बेतवा नदी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला जो भी क्षेत्र है आपको ये वाला एरिया, तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया आपको क्या, जो बेतवा नदी वो यहाँ से इस तरीके से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अगली जो हमारी कल की क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, बेतवा नदी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हम हमारी बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी और जो हमारी टोंस नदी है, इन चारों नदियों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक एक फैक्ट बता रही हूँ उसमें। ठीक है, जो आने वाली एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है,
तो अब हमारी जो अगली इसके बाद जो है हम हमारी क्लास कल होगी, जिसमें हम जो आगे की नदियां है हमारी उत्तर की ओर बहने वाली उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।